नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट पर भारत का कब्जा, इस धमाकेदार ऐलान से चीन की हालत खराब। मोदी के रूस जाने से पहले भारत का धमाकेदार ऐलान। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आईफोन की तरह अब रूस के ज्यादातर हथियार भारत में ही निर्माण होंगे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। आखिर भारत ने क्यों कहा था कि हम यूक्रेन युद्ध को लेकर न्यूट्रल नहीं हैं? चुनाव प्रचार के दौरान ब्रिटेन के बड़े विपक्षी नेता ने नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऋषि सुनक को गोली मार देंगे। इस बयान को सुनने के बाद अपनी बेटी का नाम लेकर रो पड़े ऋषि सुनक, कर दिया बड़ा ऐलान। कुछ महीने बाद ऋषि सुनक नहीं बल्कि ये होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उनका नाम जरूर जान लें। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो में आके जानेंगे कि मोदी के रूस जाने के पहले भारत में कौन सा धमाकेदार ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जानेंगे कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक को गोली मारने का आदेश किसने दिया, जिसके बाद ऋषि सुनक अपनी बेटी का नाम लेकर रो पड़े। इन सभी सनसनीखेज खबरों को जानने के पहले आइए जान लेते हैं कि नेपाल अचानक भारत को 3 एयरपोर्ट क्यों देने जा रहा है। दोस्तों, नेपाल अब चीन के निवेश से उबकर भारतीय कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज को अपने एयरपोर्ट सौंपने की योजना बना रहा है। इसी साल की शुरुआत में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने नेपाल के वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने नेपाल के हवाई अड्डों और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की रुचि जताई। अब खबर आ रही है कि नेपाली अधिकारी और अडानी एंटरप्राइजेज के बीच बातचीत चल रही है। नेपाल के 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन भारतीय कंपनी को मिल सकता है। इनमें चीन द्वारा निर्मित पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डे भी शामिल हैं। ये चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। पूरे नेपाल के भीतर चीन के खिलाफ भयानक विरोध किया जा रहा है, जबकि वहां के लोग भारत को पूजना चाहते हैं। अगर आप नेपाल से हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं, भारत या चीन। वहीं स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली अधिकारी अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ प्रारंभिक स्तर की बातचीत कर रहे हैं। चीन के कर्ज जाल से बने पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डे नेपाल के लिए भारी कर्ज का कारण बन चुके हैं। इस कारण नेपाल के लोग चीन से बेहद नाराज हैं। चीन द्वारा दिए गए कर्ज की वसूली में चीन के बैंकों पर अत्यधिक दरें लगाने के आरोप हैं। लगातार चीन नेपाल को दिए गए लोन पर ब्याज का रेट बढ़ाता जा रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत निर्मित ये एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। नेपाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब हवाई अड्डों के संचालन में घाटा हो रहा है। माना जाता है कि सिर्फ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही लाभ में चल रहा है। तो इस तरह से श्रीलंका के बाद अब नेपाल को भी भारत चीन के कर्ज जाल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कौन बचाने आएगा, यह गंभीर सवाल आज भी बना हुआ है। आइए दोस्तों, अब अपने मित्र रूस की बात कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोरदार धमाका करते हुए कहा कि अगला भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जारी है। फाइनल डेट जल्द बता दी जाएगी। अब तक 21 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। ये पहली बार है जब भारत की तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही मोदी और पुतिन की मीटिंग फिक्स हो गई है। कल के ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो में हमने आप सभी साथियों को बताया था कि रूस चाहता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत में हो, लेकिन मोदी का मन केवल ब्रह्मोस S-400 के निर्माण से भरने वाला नहीं है, बल्कि अब पीएम मोदी रूस के साथ मिलकर भारत में सैकड़ों हथियार बनाने की योजना बना रहे हैं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ मिलकर भारत में हथियार बनाने की योजना पर जोर दिया और इसके बेहद अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। पीएम मोदी लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि हम केवल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कस्टमर और सेलर के बीच के संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मॉड्यूल पर विश्वास करते हैं। आज अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ता है तो भारत में सैन्य उपकरणों का उत्पादन सस्ता हो सकता है और हम इन हथियारों को तीसरे देशों से बहुत कम कीमत पर आपूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि अगर कल भारत और चीन के साथ युद्ध हो जाए तो भारत के लिए किसके हथियार ज़्यादा काम आएंगे, रूस के, इजराइल के या अमेरिका के।
वहीं पीएम मोदी जब रूस में होंगे तो पश्चिमी देशों को ये उम्मीद लगी होगी कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को शांत और ख़त्म करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएं और पुतिन पर दबाव बनाएं। एक बार पीएम मोदी ने कहा था कि जब यूक्रेन संघर्ष की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं हैं, बल्कि हम शांति के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों का समाधान कूटनीति और संवाद के माध्यम से होना चाहिए, न कि युद्ध से। इसी कारण माना जा रहा है कि इस बार मोदी रूस पहुंचकर पुतिन पर यह दबाव बनाएंगे ताकि यूक्रेन युद्ध रोक दिया जाए। हालांकि भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में मतदानों से दूर रहना पसंद किया, क्योंकि इतिहास में रूस और सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को 6 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए बचाया है। इसलिए भारत भी अपना एहसान पूरा कर रहा है। अब दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि अगर यूक्रेन युद्ध लंबा चलता है तो क्या भारत को रूस के लिए कुछ हथियार भी रवाना करने चाहिए? वो कौन कौन से हथियार हो सकते हैं जो भारत रूस को भेज सकता है? आप सभी को बता दें कि रूस के साथ नॉर्थ कोरिया दोस्ती निभाते हुए न केवल हथियार बल्कि सैनिक भेजने जा रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अचानक क्यों रोने लगे। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर ऋषि सुनक ने भारत को फायदा पहुंचाया है या नहीं? अगर फायदा पहुंचाया है तो कैसे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें, लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। ब्रिटेन में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर नस्ल भेदी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। रिफॉर्म यूके पार्टी के प्रचारक एंड्रयू पार्कर ने एक साक्षात्कार के दौरान सुनक पर दक्षिण एशियाई होने का आरोप लगाते हुए नस्ल भेदी टिप्पणी की। इसके अलावा पार्कर ने अवैध प्रवासियों पर गोली मारने का सुझाव भी दिया। माना जा रहा है कि इस तरह के तीखे हमले से ऋषि सुनक का दिल टूट गया और वो बुरी तरह रोने की कगार पर पहुंच गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे दुख पहुंचा है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है। सुनक ने बताया कि उनकी बेटियों कृष्णा और अनुष्का ने भी ये देखा और सुना, जिससे उन्हें भी गहरा दुख और गुस्सा हुआ। सुनक ने कहा कि निगेल फराज से इस बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए और यूके रिफॉर्म पार्टी की भाषा और संस्कृति पर सवाल उठाएं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में चुनावी दौड़ गर्मा चुकी है, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले लेबर पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंदी कीर स्टारमर के साथ तीखी बहसबाजी की है। संभावना है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार सकती है और विपक्षी लेबर पार्टी को बहुमत मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो 61 वर्षीय कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। स्टारमर ने इमिग्रेशन, अर्थव्यवस्था और बैटिंग घोटाले को लेकर सुनक को निशाने पर लिया। हालांकि उन्हें रोबोट की तरह दिखने और स्क्रिप्ट से चिपके रहने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जबकि उनकी लेबर पार्टी पर यहूदी विरोधी आरोप भी लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।